मुंबई की हवाओं में आज एक अजीब सी खामोशी है। बांद्रा का वो समंदर आज जिसे थमसा गया है और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पसरा सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। हिंदी सिनेमा का वो शख्स जिसने कलम से आग लिखी, जिसने एंग्री यंग मैन को जन्म दिया, जिसकी कहानियों ने सिस्टम को चुनौती दी, आज वही दिग्गज सलीम खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। क्या सच में रूटीन चेकअप अचानक से ब्रेन हेमरेज में बदल गया? आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या चल रहा है? और वो बेटा जिसे दुनिया सलमान खान के नाम से जानती है, आज अंदर से कितना टूटा हुआ नजर आ रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे पास्ट के उन इंदौर की गलियों से लेकर मुंबई के वेंटिलेटर तक की एक ऐसी कहानी के सफर पर इसका क्लाइमैक्स अभी लिखा जाना बाकी है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो आज आप जानने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, एक दौर की कहानी है। हिंदी सिनेमा जगत का वो कोहिनूर, वो कलम, वो जादूगर जिसने बॉलीवुड को शोले की आग और दीवार की मजबूती दी, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसका क्लाइमैक्स किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं सलीम खान साहब की, जो इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल के वेंटिलेटर पे अपनी सांसों की जंग लड़ रहे हैं। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, ये एक दौर के थामे जाने का डर है। यहाँ उस बेटे के आंसुओं की कहानी है जो दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहता है, लेकिन आज अस्पताल के गलियारों में अपनी नम आंखें छिपाता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 फरवरी 2026 के दरमियान रात जिसे पूरे हिंदुस्तान की सांसें थम दी। लीलावती अस्पताल के आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है? आखिर रूटीन चेकअप अचानक ब्रेन हेमरेज जैसी जानलेवा स्थिति में कैसे बदला? पूरे पेपराजी ने लीलावती अस्पताल को घेरे हुए हैं। सलमान की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, पर मीडिया जानना चाहती है कि आखिरकार सलीम खान की स्थिति कैसी है। पर सलमान खान के कहे अनुसार एक भी खबर लीलावती अस्पताल से बाहर नहीं आ रही है। आखिरकार सलीम खान को हुआ क्या है, हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सलीम खान के पास्ट के समय में। इंदौर की गलियों से लेकर मुंबई के वेंटिलेटर तक की कहानी शुरू होती है उस मनहूस सुबह से, यानी मंगलवार 17 फरवरी 2026 सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे और गैलेक्सी अपार्टमेंट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सलीम साहब, जिनकी उम्र 90 साल की हो चुकी है, मॉर्निंग वॉक और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अचानक से उन्हें महसूस होने लगा कि उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है। उनके शरीर जूझने लगा और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्थिति से आगे बढ़ चुका था। जब ये बात गैलेक्सी अपार्टमेंट में घर वालों को पता पड़ी तो घर में एकदम हड़कंप मच गया, क्योंकि सलीम साहब की सेहत के साथ खान परिवार कोई भी रिस्क नहीं लेता। अनन फनन में उनको फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा को बुलाया गया, लेकिन हालत गंभीरता को देखते हुए एक पल भी गंवाना मुनासिब नहीं समझा गया और तुरंत उन्हें बांद्रा की लीलावती अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। शुरुआत में मीडिया को सिर्फ ये बताया गया कि ये सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन चेकअप है। शायद परिवार नहीं चाहता था कि उनके चाहने वाले पैनिक फैल जाए, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, अस्पताल की दीवारों के पीछे का सच सामने आने लगा। वो सच जो बहुत डरावना था। रात होते होते पूरे लीलावती हॉस्पिटल को मीडिया ने घेर लिया था। आखिरकार लीलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारेकर ने मीडिया के सामने आकर जो कहा, उसने करोड़ों फैंस का दिल बुरी तरीके से तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ है। सोचिए उस पल का मंजर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके दिमाग के दाहिने हिस्से की एक नस फट गई थी, जिसे मीडिया की लैंग्वेज में रेपचर्ड वर्ल्ड वेसल कहते हैं, और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। इन 90 साल की उम्र में एक बेहद जानलेवा स्थिति होती है। डॉक्टर की हाई प्रोफाइल टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय चौहान, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजित मेनन और न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डेगा शामिल थे। फैसला तुरंत लेना था, इसलिए सर्जरी की गई ताकि दिमाग के अंदर जमे खून के थक्का यानी ब्लड क्लॉट को हटाया जा सके, ब्लीडिंग रोकी जा सके। 18 फरवरी 2026 की ताजा स्थिति के मुताबिक
सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उनकी हालत डॉक्टर ने स्थिर लेकिन गंभीर बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। उन्हें आईसीयू की कड़ी निगरानी में रखा गया है, जहां पर डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया से साफ कहा कि ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अगले कुछ पल बहुत ज्यादा गंभीर हैं। लीलावती हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है, मीडिया से क्यों छुपाया जा रहा है, इन सब ड्रामे के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को कचोड़ती है वो है बॉलीवुड के दबंग, जो हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहते थे, आज उनकी आंखें नम हैं। सलमान खान अपनी अपकमिंग मूवी बटेल ऑफ बलगाउन की शूटिंग में बिजी थे। जैसे ही उन्हें खबर चली वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पापा के पास आ गए। उस रात में एक बेबस बेटा बनकर सिर्फ खड़े थे, जो कुछ नहीं कर सकता था, जो पूरे बॉलीवुड को एक आवाज में हिला देता है। आज उसके हाथों में कुछ नहीं था, और जब वो मीडिया के कैमरे में कैद हुए तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने मीडिया को देख के अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो किसी गहरी पीड़ा में गुजर रहे हों और दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहते। वो चेहरा जिसे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी, एक दबंगता रहती थी, कल रात एकदम टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सलमान के लिए सलीम खान साहब सिर्फ पिता नहीं, उनके भगवान हैं। देखा जाए तो पूरा खान परिवार लीलावती हॉस्पिटल के आगे पीछे घूम रहा है, और सबसे ज्यादा जो दर्द और पीड़ा में नजर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े बेटे हैं और वही अपने पापा सलीम और माँ के साथ रहते हैं। बाकी दोनों बेटे तो अलग हो चुके हैं। सलमान ने बॉलीवुड में बहुत सौ का करियर बनाया, पर आज जब उनके ऊपर कुछ ऐसी स्थिति आ पड़ी है, वहाँ पे बॉलीवुड वाले पार्टियां करने में बिजी हैं। आज सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि सलीम साहब का पूरा परिवार एकजुट हो चुका है, जो सलीम साहब की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, सलमान खान की शख्सियत सिर्फ इन मेडिकल बुलेटिन्स तक सीमित नहीं है, वो एक फाइटर है और ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला है। चलिए हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1935 में, जब इंदौर में एक बेहद रसूखदार परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी रगों में अफगानिस्तान अल्कोजाई पुश्तौनी का खून दौड़ता था। उनके पिता पुलिस में डीआईजी थे, जो उसे जमाने के किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी। महज 9 साल की उम्र में एक बच्चा जिसे अपनी माँ की गोद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उनकी माँ से दूर कर दिया गया। उनकी माँ सिद्दीकी बानो को टीबी हो गई थी, और उस दौर में टीबी को मौत का दूसरा नाम माना जाता था। सलीम को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो माँ के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो बगीचे में खेलते और उनकी माँ खिड़की से उन्हें देखकर आंसू बहाती, लेकिन कभी गले नहीं लगा पाई। सोचिए इस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसने अपनी माँ को तिल तिल के मरते देखा। पर ऊपर वाले का कहर यही नहीं रुका। 14 साल की उम्र तक आते आते 1950 में पिता का साया भी सर से उड़ गया। एक आलीशान घर का नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन सलीम खान दुनिया की भीड़ में एकदम अकेले हो गए थे। माता पिता को खोने के गम ने उन्हें समय से पहले ही बड़ा कर दिया। वो कॉलेज में कार लेके जाते थे, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे, और तो उनके पास पायलट का लाइसेंस भी था। वो आसमान में प्लेन उड़ाते थे, एक असली राजकुमार की तरह। उनकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि लोग कहते थे, अरे सलीम तुम तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे हुस्न को देखकर हर कोई तुम पे फिदा हो रहा है। अरे सलीम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मुंबई जाकर हीरो बनना चाहिए। और बस यहीं से माया नगरी का नशा उनके सिर पे चढ़ गया। डायरेक्टर अमरनाथ की नजर उन पर पड़ी और वो मुंबई आने का न्योता उन्हें मिल गया। इंदौर का वो राजकुमार जब मुंबई आया तो उसे मरीन ड्राइव पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, जिसका किराया 55 रुपए महीना था, और वो कमरा शेयर करना पड़ता था। कहाँ वो डीआईजी का बेटा और कहाँ मुंबई के एक कमरे में रहना पड़ता था, लेकिन आंखों में सपने थे। उन्होंने शुरुआत में एक एक्टर के तौर पे भी फिल्म में काम किया था। लगभग उस दौर में उनकी 25 फिल्में आई होंगी, पर उन्हें मन ही मन में कुछ कचोट रहा था। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी सोच उनकी असली ताकत है, और यही वो मोड़ था जहां हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलने वाला था। इसी संघर्ष के दौर पे फिल्म सरहदी लुटेरे के सेट पे एक तकदीर ने उन्हें एक ऐसे स्ट्रगल से मिलाया जिसका नाम था जावेद अख्तर। जावेद अख्तर उस टाइम पे डायलॉग लिखने की कोशिश कर रहे थे और सलीम कहानी बुनने में माहिर थे। एक के पास कहानी का ढांचा था, दूसरे के पास शब्दों का जादू। दोनों की फ्रीक्वेंसी के ऐसी मैच हुई कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोनों की सोच ऐसे मैच हुई कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी साझेदारी सलीम जावेद का नाम
जन्म हुआ। ये वो दौर था जब राइटर को सेट पर मुंशी जी कहकर बुलाया जाता था और पोस्टर पर उनका नाम ढूंढना मुश्किल होता था, लेकिन सलीम खान ने इस रवैयत को बदल दिया। उन्होंने मांगा कि उनका नाम पोस्टर पर हीरो के बराबर लिखा जाएगा और फीस भी हीरो के बराबर ही होगी, और आखिरकार उन्हें ये सब कुछ हासिल हुआ। 1973 में आई फिल्म रंजीत ने बॉलीवुड से रोमांस कोमल दौर को खत्म कर दिया और एक ज्वालामुखी को जन्म दिया, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन कहते हैं, जब तक बेटे को कहा न जाए तब तक शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यह सलीम खान का विजन था, एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता है, जो अपनी मुट्ठी भी कर अपने हक के लिए लड़ता होता है। इसके बाद जो फिल्में हिटों की झड़ी लगी और इसके बाद ऐसे ऐसे डायलॉग बॉलीवुड में बोले जाने लगे जिससे लोगों को मजा आने लगा। और उसके बाद आई शोले, इस फिल्म में धर्म ग्रंथ माना जाता है। गब्बर सिंह, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सलीम खान और जावेद अख्तर के दिमाग की उपज थे। ये भारत की पहली 70 MIM फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दीवार का वो डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दो भाइयों के बीच की दीवार, फर्ज और अपराध की कशमकश सलीम जावेद का मास्टर स्ट्रोक था। डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया, इन्होंने 24 फिल्में साथ लिखी, जिनमें से 22 ब्लॉकबस्टर रहीं। लोग थिएटर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते, क्या ये फिल्म सलीम जावेद की पिक्चर है? स्टार्स उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। सलीम खान अब सिर्फ एक राइटर नहीं, वो एक सुपरस्टार बन गए थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस का जमावड़ा लगने लगा था, लेकिन हर अच्छी स्क्रिप्ट में एक ट्विस्ट जरूर आता था। साल 1982 में एक खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सन्न कर दिया। सलीम और जावेद अलग हो रहे थे। वो जोड़ी जिसने शोले लिखी वो टूट गई थी। जावेद अख्तर लिरिक्स लिखने की तरफ ज्यादा झुक रहे थे और शायद इंडिपेंडेंट होने भी चाहते थे। सलीम खान ने एक इंटरव्यू में उस पल का जिक्र किया था। एक दिन जावेद आए और बोले मैं अलग होना चाहता हूँ। मैंने उन्हें रोका नहीं, मैंने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। सलीम खान अंदर ही अंदर से बुरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें जावेद को गाड़ी तक छोड़ने से भी मना कर दिया था। शायद वो अपने आंसू दिखाना नहीं चाहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक खामोशी विदाई। लेकिन इस अलगाव ने सलीम खान को अंदर तक तोड़ दिया था। मगर आज जब सलीम खान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, ये वही जावेद अख्तर है जिसने कभी राह जुदा हो गई थी। सबसे पहले पहुंचने वालों में से वही थे। उनकी सफेद कुर्ते वाली तस्वीर का उदास चेहरा बता रहा था कि रिश्ते कभी मरते नहीं है, पुरानी दोस्ती आज भी जिंदा है। चलिए हम आपको सलीम खान की जिंदगी के एक और पहलू से मिलाते हैं जो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं, और वह है उनकी लव लाइफ और दूसरी शादी। इंदौर से मुंबई आई सलीम की मुलाकात सुशीला चरके से हुई थी। एक डोगरा राजपूत की लड़की, 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया, पार्कों में मिले और फिर 1964 में तमाम महजबी दीवारों को तोड़कर शादी कर ली। सुशीला बन गई थी सलमा खान। लेकिन तूफान तब आया जब 1981 में सलीम खान ने बॉलीवुड के डांसिंग डीवा हेरन से शादी कर ली। उस वक्त सलमा खान के साथ शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। सोचिए उस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट का माहौल क्या रहा होगा। सलमान खान उस समय में टीनेजर थे। सलमान खान की मां सलमा खान डिप्रेशन में थी। बच्चों ने अपने पिता से बात करना तक बंद कर दिया था। सलमान ने एक बार कबूला था कि वो अपनी मां को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए देखते थे और अपने पिता से बहुत नफरत करने लगे थे। लेकिन सलीम खान ने हार नहीं मानी। वो एक मजबूत इंसान की तरह खड़े रहे। उन्होंने अपने बच्चों को बिठाया और कहा, मैं दूसरी औरत से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता। तुम हेलन को माँ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे इज्जत देनी होगी। सलमा खान और हेलन के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसे मिसाल कायम कर दी। आज ये पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है। सलीम खान ने साबित कर दिया कि रिश्ते कागज के टुकड़ों से नहीं, दिल की सच्चाई से निभाए जाते हैं। आज जब वो अस्पताल में है तो सलमा और हेलन दोनों एक साथ उनकी सलामती की दुआ मांग रही हैं। ये है सलीम खान की कमाई हुई दौलत। सलीम खान सिर्फ एक प्यार करने वाले पिता नहीं, वो एक सख्त अनुशासक भी रहे हैं। सलमान खान की जिंदगी में जब भी कोई विवाद हुआ, सलीम खान हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन गलत होने पर सुधारने से भी पीछे नहीं हटे। एक मशहूर किस्सा है सुभाष घई ने जो सबको सुनाया था। सुभाष घई के साथ सलमान का झगड़ा। एक पार्टी में नशे की हालत में सलमान खान ने दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ मारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पास में प्लेट तोड़ना, चम्मच मारना और सलमान के जूते पे पेशाब करने की वजह से सलमान ने अपना आपा खो दिया था
और थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद पूरी इंडस्ट्री सलमान के खिलाफ हो गई थी। अगले ही दिन सलीम खान ने सलमान को बुलाया और कहा, जाओ सुभाष घई से माफी मांगो। सलमान जो दुनिया के भाई थे, पिता की एक डांट पे बच्चे की तरह सुभाष घई से माफी मांगने पहुंच गए। अगर उस दिन सलीम खान ने इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया होता तो शायद सलमान खान का करियर उसी दिन खत्म हो गया होता। ऐश्वर्या राय विवेक ओबराय वाला विवाद भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। सलीम खान ने बहुत बड़ी बेबाकी से कहा था, कोई और ले गया और कोई चला गया और ये दोनों वहीं के वहीं रह गई। सलीम खान ने अपने तीनों बेटों को जमीनी हकीकत से जोड़ रखा। आज जब हम सलीम साहब के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुन रहे हैं तो एक कड़वा सच और भी सामने आया। मीडिया का नैतिकता। जब सलमान खान अस्पताल से निकल रहे थे तो पेपराजी ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। फ्लैश लाइट, चक्काचौंध, शोर शराबा। सलमान की आंखों में तकलीफ साफ थी। वो बस अपने पिता से मिलकर आ रहे थे और उन्हें एक पल की शांति नहीं दी गई। याद कीजिए कभी कुछ दिन पहले जब धर्मेंद्र पाजी अस्पताल में थे और मीडिया के कारण ही उनका वीडियो लीक हुआ था, तब अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कहा था कि कोई नैतिकता नहीं बची इन पेपराजी में। आज फिर वही हो रहा है। क्या एक बेटे को अपने बीमार पिता से मिलकर निकलने का रास्ता भी नहीं दिया जा सकता? इंदौर का वो यतीम बच्चा जिसने बचपन में माँ बाप को खोया, मुंबई की सड़कों पर ठोकर खाई, 50 रुपए के कमरे में किराए से रहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कलम की स्याही से वो इतिहास लिखा जिसे वक्त की धूल कभी मिटा नहीं सकती। आज वो अस्पताल के बिस्तर पर वेंटिलेटर के सहारे है, लेकिन उनकी रूह, उनका हौसला आज भी दबंग है। वो वही पिता है जिन्होंने सलमान खान को एक बार कहा था, बेटा जिंदगी में कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार मान न लो। आज यकीनन वो खुद इसी मंत्र को दोहरा रहे होंगे। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और परिवार दुआ पे दुआ मांग रहा है।